एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आंचल हमेशा से ही चुप रहने वाली लड़कियों में से थी। वह जब भी मेरे पास पढ़ने के लिए आती थी तो बिल्कुल अलग दिखती थी। उम्र में भी वो कम थी, लेकिन बातों से बहुत ज़्यादा समझदार लगती थी। मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी, बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखों का रंग बिल्कुल नीला था। सब कहते थे जब वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। जो लड़का उसकी ज़िंदगी में आएगा वह बहुत खुशकिस्मत होगा। उससे एक खूबसूरत लड़की नसीब होगी। मैं आंचल को हमेशा ज़्यादा ही नोट करती थी। मैं समझती थी वह अपनी उम्र से ज़्यादा ही बड़ी हो गई है। वह बहुत समझदार है। कहीं उसके पीछे कोई ऐसी वजह तो नहीं जिसको जानकर मुझे अफसोस हो। कहीं उसके माँ बाप उस पर कोई अत्याचार तो नहीं करते। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी और आज मैंने उसे ऐसी हरकत करते हुए देखा। मैं हैरान रह गई थी। जब मैं उसके पास गई तो मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर कहा, मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई? खुद के साथ तुमने ये सब कहाँ से सीखा है? मैंने कहा निकालो उसे अपने कपड़ों में से, अंदर से निकालो निकालो। लेकिन जब उसने वह चीज़ अपने कपड़ों के अंदर से नहीं निकाली और मैंने उसके पेट पर हाथ लगाया, मैं तो हैरान रह गई और 2 कदम पीछे उछल पड़ी थी, क्योंकि मेरे सामने बैठी वह कम उम्र की लड़की उसके टाइम पूरे। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। मेरा नाम कुलसुम है। मेरी शादी एक बहुत ही बड़े उम्र के आदमी से करवा दी गई थी। मैं एक अच्छे परिवार की लड़की थी। मैंने 12वीं तक पढ़ाई की थी और आगे भी पढ़ना चाहती थी। मेरा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट नंबर 1 पोजीशन पर आया था और मेरा नाम अखबार में भी आया था। पर मेरे घर की पोजीशन ऐसी नहीं थी कि मैं उससे आगे और ज़्यादा पढ़ पाती। सिलाई और कढ़ाई का कोर्स भी किया हुआ था। इसमें भी बिल्कुल मेरा हाथ फ्रेश था। मुझे लगा शायद मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी, मेरी ज़िंदगी में कोई अच्छा लड़का आएगा, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। पर मेरे पापा ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। लोन लेकर मकान खरीदा और उसमें नया बिजनेस डाला था। कुछ साल बाद उसमें उनके वर्करों ने उनके साथ गद्दारी कर दी, जिसकी वजह से उनकी फैक्ट्री का दिवालिया हो गया और उन्होंने समय पर लोन ना अदा किया। घर और मकान सब कुछ बिक गया और हम किराए के मकान में आ गए और मेरे पापा के ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ गया था। उन्होंने वह कर्ज उतारने के लिए मेरी शादी करवा दी। मेरे पति की उम्र और मेरे उम्र में पूरे 24 साल का फ़र्क था। मेरा पति बूढ़ा था, दिखने में दुबला पतला था, तो ज़्यादा बूढ़ा नहीं लगता था, लेकिन उसकी हरकतें भी बहुत ही बुरी थी। वह हर आती जाती औरतों को ताड़ा करता था, अपनी आंखों को सेकता रहता था। मेरा इतने अच्छे परिवार में जन्म लेने का और इतना इंटेलिजेंट होने का क्या फ़ायदा हुआ कि मैं अपने पिता और पति को भी ना समझा सकी थी। कहते हैं कि जब बड़े उम्र के आदमी को छोटी उम्र की लड़की मिल जाती है तो वो उसका बहुत ख्याल रखता है, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसे अपने हाथों का छल्ला बनाकर रखता है। लेकिन यहाँ पर तो ये सिस्टम बिल्कुल उल्टा था। मेरा पति मुझ पर बहुत ज़्यादा ही रौब जमाता था, मुझे पाबंदियों में रखता था। भगवान की कृपा थी, सर पर ससुराल का कोई बोझ नहीं था, क्योंकि मेरे पति की उम्र इतनी थी कि उसके माँ बाप तो इस दुनिया से कब के जा चुके थे और बहन भाई अपने अपने जवान बच्चों के लिए बैठे थे। अब हमने भी रहने के लिए कोई जगह तलाश करनी थी, तो हमने एक ठीक ठाक जगह मिल गई। यहाँ पर अच्छी फैमिली थी। उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम आंचल था। उन्होंने कहा कि हमारे घर का फर्स्ट फ्लोर ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ आप रह सकती हैं, लेकिन आने जाने का रास्ता एक ही होगा। उन लोगों ने कहा कि हमें तो कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये लोग मेरे पति को पहले से ही जानते थे और उस औरत के पति के साथ मेरे पति की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। एक ही जगह पर वे लोग काम करते थे, इसलिए उनका कहना था बस एक घर में एक परिवार की तरह रह लेंगे। ना आप हमारे समस्याओं में बोलेंगे, ना हम आपके समस्याओं में बोलेंगे। किराया भी उन्होंने ज़्यादा नहीं बताया था। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, और यूँ मैं आंचल की मम्मी और पापा के साथ उनके घर के ऊपर वाले हिस्से में रहने लगी। अपने पति की बहुत विनती की, बहुत समझाया कि मेरा घर में यूँ पड़े पड़े दिल नहीं लगता, इसलिए मुझे छोटा सा सिलाई सेंटर और ट्यूशन सेंटर खोलने दीजिए। और मैंने कहा कि बस मैं लड़कियों को ही सिलाई सिखाऊंगी और उनको ट्यूशन दिया करूंगी, जिससे मेरा अच्छा खासा टाइम भी पास हो जाएगा और 4 पैसे मेरे हाथ में भी आ जाएंगे। जब कहीं जाकर वह मान गया और आंचल की मम्मी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मोहल्ले पड़ोस की लड़कियां और मेरी लड़की भी आपसे बहुत कुछ सीख लेगी। आप इतनी इंटेलिजेंट और नंबर 1 पोजीशन पर रहकर भी आपका फ़ायदा नहीं हुआ, और ये सब करने से आपका थोड़ी सा नॉलेज हमारे बच्चों को भी मिल जाएगा और हम लोगों को भी इसका फ़ायदा हो जाएगा। हमें अपने बच्चों को ज़्यादा दूर नहीं भेजना पड़ेगा। अब मेरे पास मोहल्ले की 30-40 लड़कियां आराम से आ जाती थी। मेरे पति ने कहा था कि सिर्फ लड़कियों के लिए ही ट्यूशन सेंटर और सिलाई सेंटर होगा, तुम लड़कों को नहीं पढ़ा सकती।
मुझे तो कोई समस्या नहीं थी, लड़कियां हों या लड़के। मैं तो अपने काम से काम रखा करती थी, उनको पढ़ाना, उनको कुछ हुनर सिखाना, क्योंकि मेरा सारा ध्यान अब उन्हीं चीज़ों में रह गया था। मेरे पति से मुझे कोई लाभ या मोह नहीं था, वो मुझे किसी चीज़ की तरह रखे हुए था। जब ज़रूरत पड़ती तो पास बुला लिया करता था। कोने में पड़ी रहने वाली चीज़, कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान। उसके घर के काम हो जाते थे, खाना बनाया हुआ मिल जाता था, कपड़े धुले हुए इस्त्री किए हुए मिल जाते थे। उसे मुझसे कोई और मतलब भी नहीं था। शायद उसने शादी ही इसलिए की थी, बुढ़ापे में अकेला कहाँ भटकता फिरेगा। बहन भाइयों ने तो उसे 4-4 5-5 महीने का अपने घर रखा और उसके बाद हाथ जोड़ लिए थे। हम तुम्हारे नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम्हारी वजह से हमारी पत्नियों के साथ लड़ाई झगड़ा होता है। क्योंकि मेरे पति के वाकई बहुत नखरे थे। उसका नाम प्रमोद था, उसको अपने कपड़े साफ सुथरे चाहिए थे, जूते रुमाल सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा, और खाना वक्त पर मिलना, गरम गरम होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ घर में ना पके जो उसको पसंद नहीं हो, वह चीज़ खाता ही नहीं था। और आधी चीज़ों से तो उसको खुद समस्या होती थी, क्योंकि उसकी उम्र काफ़ी हो गया था, इसलिए उसको जो पसंद होता था घर में वही बनता था। मैं सब्र और भगवान की कृपा करते खा लेती थी। मम्मी पापा मेरे सामने क्या बोलते, उन्होंने तो अपने घर के कर्ज उतारने के लिए मुझे बलि का बकरा बना दिया था। लंबी लंबी फ़ोन पर बातें करती, अगर मैं अपने दिल की कोई बात करना भी चाहती तो कहते, बेटा ये सबके साथ ही ऐसे होता है, ज़िंदगी ऐसे ही होती है, शादी कोई मजाक नहीं है। मैं भी चुप हो जाती थी। मुझे तो उनसे शायद बात भी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन माँ बाप थे, दिल नहीं मानता था। ना ही अब तक मुझे कोई बच्चा हुआ था। शादी को साल भर हो गया था। सोचा था एक औलाद हो जाती तो मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी आ जाती, मेरा दिल उसकी तरफ लग जाता। लेकिन जो मेरे पति के हालत थे, मुझे नहीं लगता था मेरे यहाँ औलाद होने वाली थी। हमारे घर के सामने वाले घर में भी एक बहुत अच्छी फैमिली रहती थी। उनके घर से 2 लड़कियाँ मेरे पास पढ़ने भी आया करती थी। एक दिन उसकी माँ ने मुझसे कहा कि मेरी बेटियों का आपने ख्याल अच्छे तरीके से रखना है, हमारे घर में उनको कभी कोई नहीं मारता। मैंने एक जगह ट्यूशन लगाया था, वो बहुत मारती थी, और वे जो पढ़ाती थी वो मेरी बच्चियों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। मैंने कहा कि नहीं, मैं लड़कियों को नहीं मारती। जब मैंने उस औरत को देखा तो उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जब उसके पति को देखा तो मैं हैरान रह गई। एक दिन आंचल की माँ के साथ सब्जी लेने गई थी, तो उसने मुझे बताया कि जो औरत सामने रहती है ना, ये उसका पति है। जब मैंने उसको देखा था तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। कहाँ वह औरत और कहाँ वह लड़का, ऐसा लगता था उसका बड़ा बेटा है। मैंने कहा कि आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, शायद उसका बेटा होगा। तो आंचल की माँ ने कहा, नहीं, मैं तो यहाँ पर 16 साल से रह रही हूँ, मेरी जवानी भी यहीं पर बीती और बचपन भी, फिर शादी भी इसी मोहल्ले में हो गई थी। मुझे अच्छी तरह से पता है ये उसका पति है। मैंने कहा, ये कैसी बेवकूफ़ी जोड़ी है, और ये शादी कैसे हो गई? उसने कहा कि तुम्हारी शादी भी तो बेजोड़ है। मैंने कहा कि हाँ, मेरी शादी का भी यही हाल है, लेकिन मर्द बूढ़ा हो तो कोई इतना ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करता, लेकिन औरत बूढ़ी हो तो ज़माना जीने नहीं देता। उसने कहा कि उसके साथ भी यही हाल है, लेकिन उन दोनों में इतनी मोहब्बत है, वे किसी की बात की परवाह नहीं करते। मैंने कहा कि ये बात तो आपकी बिल्कुल सच्ची है। अगर शादी में जोड़ी नहीं है लेकिन मोहब्बत हो तो फिर ज़िंदगी की गाड़ी अच्छी तरह से चल जाती है, लेकिन यहाँ तो ना मोहब्बत ना ही जोड़ी है। आंचल की माँ मुझे हमेशा तसल्ली देती थी। वह बहुत अच्छी औरत थी, उसने अपनी बेटी की परवरिश भी बहुत अच्छी की थी। ऐसा नहीं था वह लड़की कोई शरारती लड़की थी। वह उधर उधर भागती हो, मोहल्ले में निकलती हो, वह लड़कों से ज़्यादा दोस्ती रखती हो। वह दुपट्टा हमेशा अपने सर पर रखती थी और रोज़ टाइम पर मेरे पास पढ़ने के लिए आ जाती थी। जो सवाल मैं देती थी उसे रोज़ करके लाती थी। पढ़ाई करने में बहुत अच्छी थी, कभी कभी मेरे घर का काम करने की कोशिश करती थी। मैं कहती थी कि नहीं करो, तो कहती, नहीं, आप अकेली हैं, उस्ताद तो माँ बाप की जगह होते हैं, अगर आपके घर का काम करूँगी तो मुझे पुण्य मिलेगी। मेरी भी उसके साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि हम एक ही घर में रहते थे। कभी कभी आ जाती कोई चीज़ लेकर, मैं उसे भी पैसे दे देती थी, जाकर कुछ खा लेना, या कोई अच्छी चीज़ पकाती तो उसके लिए ज़रूर भेजती थी। लेकिन एक दिन एक ऐसी अजीब समस्या हुई। उसके घर वाले शादी में जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं आंचल को अपने पास रख लूँ। मैं मान गई। मैंने कहा कि हाँ, मेरे पास तो बहुत खुश रहती है, और मैं रात को दूसरे कमरे में उसके साथ ही सो गई। मेरे पति को इस बात से समस्या हुई। मैंने उनसे कहा कि एक रात की तो बात है, सुबह आंचल को नाश्ता बनाकर दे दिया, लेकिन जब वह नाश्ता कर रही थी तो उसको उल्टी आ गई। मैंने कहा, क्या बात है? तो वह कहने लगी, मेरे पेट में बहुत दर्द है, हम लोगों ने भी तो रात को पिज़्ज़ा मंगवा कर खा लिया था, शायद इसलिए उसके पेट में दर्द था। मैंने कहा कि अपनी मम्मी को नहीं बताना, वरना फिर वो तुम्हें यहाँ नहीं भेजेंगी। उसने कहा कि मैं नहीं बताऊंगी। मैंने उसे पेट दर्द की दवा दे दी।
उसकी मम्मी को जिस शादी में जाना था रात वहीं रहना था, क्योंकि शादी दूसरे शहर में थी, लेकिन अगली रात से पहले वापस आ गई। मैंने उनकी बेटी उनके हवाले कर दी। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि आंचल की हरकतों में कुछ मुझे बदलाव महसूस हो रहा था। आजकल उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ रहा था। वह बहुत बीमार रहती थी। कभी पेट दर्द हो गया तो कभी उल्टी हो गई। एक दिन ऐसा हुआ कि वह ज़्यादा ही बीमार हो गई। रात के टाइम उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा। मैं सुबह उसको पूछने के लिए गई तो उसकी माँ ने कहा कि उल्टी सीधी चीज़ जो खाती रहती है और ऊपर से बड़ी भी हो रही है ना, इसलिए ऐसा तो होता ही है। मैंने कहा कि हाँ। अब उसकी मासिक धर्म भी आना शुरू हो गई थी तो थोड़ी बहुत बदलाव भी आ रहे थे। आप परेशान ना हो, सब कुछ नॉर्मल है। 1 डेढ़ महीने इसी तरह बीत गया। आंचल के पीछे तो जैसे बीमारियों ने ही पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी वह चलती फिरती थी। उसकी माँ कहती थी बच्चा बीमार है, अगर वो बीमारी की तरह एक जगह बैठी रहे तो और बीमार हो जाएगी, इसलिए अगर कोई बीमार है तो उसको चलने फिरने दो, फिर वह ठीक हो जाता है। वह घर के कामों में लगकर इधर उधर घूम फिर कर अपनी बीमारी के बारे में भूल जाती थी। मुझसे कहने लगी जब से मैंने वो पिज़्ज़ा खाया है ना, तब से ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई है। आइंदा मैं कभी पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगी। इस बात पर मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि अभी तो उस पिज़्ज़ा को खाए हुए 2 महीने होने वाले हैं। अभी थोड़ी पिज़्ज़ा तुम्हारे पेट में फिर रहा होगा। परेशान ना हो, ठीक हो जाओगी। कभी कभी होता है, बीमारी पीछे पड़ जाती है। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। सामने वाली औरत जिनकी बेटियां मेरे पास पढ़ती थी और जिसका पति बहुत जवान था, उसका नाम शायरा था, वह प्रेग्नेंट थी और मेरे यहाँ अभी तक कोई प्रेगनेंसी खबर नहीं हुई थी। उसको देख देख कर मुझे बहुत पछतावा होता था। काश कि मेरा भी कोई बच्चा हो जाता। उसका पति बेहद खूबसूरत था और वह बताती थी कि वो बहुत अच्छा इंसान है। कभी कभी घर आती तो हमारा मिलना जुलना और आपस में बातचीत भी हो जाती थी। मैं भी उसके घर कभी कभी चली जाती थी तो वो मुझे बिना चाय पिए नहीं आने देती थी। आजकल उसका पेट बढ़ने लगा था और वह अपने पेट को छुपाती भी नहीं थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि तुम खुले खुले कपड़े पहना करो या फिर कोई दुपट्टा वगैरह अपने पेट पर रख लिया करो। तुम्हारी तो अपनी बेटियां भी बड़ी हो रही हैं और मोहल्ले में भी तुम ऐसे ही फिरती रहती हो। उसने कहा कि ये तो औरतों का गुरूर होता है कि उसके यहाँ औलाद होने वाली है। भला मैं उसको क्यों छुपाऊँ? जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे ताने दे रही है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसकी मेरे साथ कौन सी दुश्मनी है जो मुझे ताने देगी। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन नज़र भी तो लग जाती है। तो कहने लगी, हे भगवान, बुरी नज़र से बुरे लोगों से बचाए। आजकल तो हर दूसरे घर की यही कहानी है। किसी के यहाँ औलाद नहीं होती तो किसी के औलाद पैदा होकर ही मर जाती है। लेकिन मैं तो भगवान की बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे यहाँ 7 साल में तीसरा औलाद है और इस दफ़ा मेरे यहाँ बेटा होने वाला है। मैंने पता भी करवाया है। मैंने कहा कि भगवान तुम्हारे बेटे को सेहत और ज़िंदगी दे। उसने मुझे अपने पति के बारे में बताना शुरू कर दिया। वह रोज़ मेरे लिए फूल लेकर आते हैं। मेरे सालगिरह और होली दिवाली पर मुझे ऐसे ऐसे गिफ्ट देते हैं, सब हैरान रह जाते हैं। कभी कभी लोग मेरे बारे में कोई उल्टी सीधी बात करते हैं तो लड़ने मरने पर उतर जाता है। कहता है कि मेरी पत्नी के बारे में कोई बात ना की जाए। मैं बड़ी हैरान हुई थी। मैंने आंचल की माँ से ये सारी बातें की तो उसने कहा कि देखो, ये इतनी कोई हूर की परी तो नहीं है। असल में उसका बाप बहुत ज़्यादा अमीर है। जिस घर में ये रहती है वह भी उसके बाप का ही घर है और उसके घर के सारे खर्चे भी उसका बाप ही उठाता है। शायद इसलिए उसका पति उसके इतने नखरे उठाता हो। मैंने कहा अगर वह इतने नखरे उसके लिए उठाता है तो क्या वह नहीं सोचता कि वह अभी इतना जवान है और ये तो एक अधेड़ उम्र की औरत है। उसका वजन भी बहुत ज़्यादा है। आंचल की माँ कहने लगी, कुछ लोग नहीं सोचते, मोहब्बत तो अंधी होती है। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन हमारे हिस्से में तो अंधी मोहब्बत भी नहीं आई। मेरे घर में तो मोहब्बत ना तो आँखों के साथ नजर आई और ना ही अंधे आँखों के साथ। वह कहने लगी, खुद पर तरस ना खाया करो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सायरा को सब कहते हैं कि वो बहुत इतराती फिरती है। छोटे उम्र के लड़के से शादी करके कभी बच्चों के कपड़े लेती है तो कभी कुछ करती है। हम उसे मना करते थे, इतना दिखावा मत किया करो, लेकिन वह नहीं मानती। वह कहती थी कि मेरा गुरूर है मेरा पति, लेकिन भूल गई थी कि जहाँ गुरूर है वहाँ शैतान हो जाता है, क्योंकि गुरूर ही असल में शैतान है। लेकिन हम फिर भी उसके लिए प्रार्थना करते थे। एक दिन मैंने आंचल को देखा, वो बहुत ज़्यादा इमली खा रही थी। मैंने कहा मत खाओ, उससे तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। उसने कहा कि मेरा हमेशा खाने का दिल करता है, मैं क्या करूं? मैंने कहा कि ऐसे उम्र में होता ही है, लेकिन तुम कम खाया करो, नहीं तो बीमार हो जाओगी। पहले ही तुम अभी तक ठीक नहीं हुई हो, उसके बाद में न जाने ऐसा क्या हुआ कि आंचल की माँ ने उसे मेरे पास भेजना ही छोड़ दिया। 3-4 दिन तक वह नहीं आई। मैंने पूछा तो वह कहने लगी कि बीमार है। उसके बाद जब भी उसे बुलाने का कहती
या खबर भिजवाती तो कहती उसने नहीं आना। इसी तरह करते करते अब 15 दिन बीत गए थे। मैं भी अपने रूटीन में लगी रही। एक दिन टाइम निकालकर उसके माँ के पास चली गई क्योंकि मुझे आंचल काफ़ी दिन से नज़र नहीं आई थी। मैंने कहा, क्या बात है, क्या आंचल की ज़्यादा तबीयत खराब है? उसने कहा कि तबीयत तो ठीक है, लेकिन उसके पापा ने कहा है कि अब वो बड़ी हो रही है, इसलिए उसको ज़्यादा आना जाना नहीं करवाना। मैंने कहा कि आना जाना क्या, बस यहाँ से ऊपर ही तो आना है। अभी तो उसके अगले ही महीने पेपर है, अभी उसका सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है। उसकी माँ कहने लगी बाद में करवा देंगे। कौन सा टाइम निकला जा रहा है, मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। आखिर अभी करवाने में क्या हर्ज थी। फिर मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया, कहीं ये ना सोचे कि मैं उसकी बेटी को अपने पास बिठाकर अपने घर के काम करवाती हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, आपने जब भी भेजना हो आप भेज दीजिएगा। लेकिन फिर अगले ही दिन मुझे रात के 2 बजे एम्बुलेंस वालों की आवाज़ आई और वे नीचे घर में ही आए थे। मैंने अपने पति को कहा कि आप जाकर देखिए कि नीचे किसकी तबीयत खराब ज़्यादा हो गई है। मैं नहीं जा सकती। उसने कहा कि मुझे नींद आ रही है, मुझे तंग ना करो, सोने दो। मेरे पति को भला किसी की क्या परवाह थी, उसको तो अपने ही परवाह थी। मैं भी चुप हो गई। सुबह आंचल की माँ से पूछा तो उसने कहा कि नहीं, हमारे घर नहीं आए थे, सामने वाले घर में आए थे। शायद सायरा की तबीयत खराब हो गई होगी। जबकि मुझे अच्छी तरह याद है कि आवाज़ हमारे घर से ही आ रही थी। आखिर एक ही तो घर था, इतनी दूर भी तो नहीं था। पता नहीं वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी। एक दिन मैंने अपने पति से अपने दिल की बात कर दी क्योंकि और कोई था नहीं। मैंने कहा कि आंचल की मम्मी आंचल को अब मेरे पास नहीं भेजती, कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हो गई। मेरे पति ने कहा कि नहीं भेजती तो ना भेजे, हम क्या करें, वैसे भी तो वो तुमको ट्यूशन के पैसे नहीं देती थी। मैंने कहा कि पैसों की बात नहीं है, पैसे ना देने के लिए तो मैंने खुद कहा था। आखिर हम उनके घर में रहते हैं, उनकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने के पैसे लेते तो अच्छे नहीं लगेंगे। मेरे पति ने कहा कि फिर बाकियों से भी मत लिया करो। मैंने कहा कि बाकियों से क्यों ना लूँ, मेरे खर्चे कैसे चलेंगे, आप तो मुझे 1 रुपया भी नहीं देते। बस इसी तरह मेरे पति के साथ मेरी लड़ाई हो गई और वे लड़ाई झगड़ा करके घर से चला गया। लेकिन आंचल मेरे पास क्यों नहीं आ रही थी, ये सवाल अभी मेरे दिमाग में ही था। एक दिन उसकी माँ कहीं गई हुई थी तो सोचा मैं खुद ही जाकर उससे पूछती हूँ कि उसको क्या हुआ है। जब मैं उसके पास गई तो वह सामने कमरे में बैठी थी। उसको देखकर मैं हैरान रह गई। वह किसी प्रेग्नेंट औरत की तरह अपने पेट पर कपड़े डालकर बैठी थी और अपने पेट को सहला भी रही थी और कह रही थी, मेरा बच्चा इस दुनिया में जल्दी आने वाला है। मैंने कहा, ये किस तरह का खेल खेल रही हो, उसकी परवरिश कैसी होगी? अगर वह इस तरह के खेल खेलती है तो मैंने जल्दी से उसके पास गई। मैंने कहा, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने किसी को देखा है क्या? जबकि मुझे पता था उसने सायरा को ही देखा होगा, तभी तो वह ऐसे कर रही थी। मैंने कहा, निकालो निकालो उसे अपने कमीज़ के अंदर से। क्या डाल रखा है तुमने अपने कमीज़ के अंदर? पेट बना रखा है। लेकिन जब मैं उसके पास गई, उसकी कमीज़ के अंदर कुछ नहीं था, उसका पेट ही इतना बाहर को आ रहा था। मैं 2 कदम पीछे की तरफ हटी, जैसे मुझे करंट लग गया हो। मैंने कहा, ये क्या है? उसने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरा बच्चा आने वाला है। मैंने कहा, किसने कहा तुमसे? उसने कहा कि मुझे पापा और मम्मी ने बताया। मैं हैरान रह गई, मेरी सांसें तेज हो गई थी और मैं परेशान भी हो गई। मैंने जल्दी ऊपर की तरफ भाग आई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी उसकी माँ आ जाए और वह कहे कि तुम हमारे परमिशन के बगैर हमारी बेटी से कैसे बातें कर रही हो। जबकि मैं इस बात पर हैरान थी, ये सब कुछ इस बच्ची के साथ किसने किया था और उसके माँ बाप को पता भी था, फिर भी वह कुछ नहीं कर रहे थे। शायद उस दिन एम्बुलेंस वाले भी इसीलिए आए थे क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। रात हुई तो मुझे नींद नहीं आ रही थी और ये इरादा कर लिया कि सुबह होते ही उसकी माँ से बात करूंगी। और सुबह होते ही मैं बात करने भी चली गई थी। उनको शादी में गए हुए 4-5 महीने बीत गए थे। उसके बाद ही उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। और तुम तो हमारे घर में बराबर रहती थी और तुम हमारे साथ थी। अब मैं तुमसे जवाब ना मांगूं तो और किससे मांगूं? मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने कहा, तुम मुझसे क्या जवाब मांगोगी? मुझे तो पहले ही शक अपने पति पर ही लगता है। उसी ने ये हरकत की होगी। उसी को इस उम्र में सुकून नहीं आता, वह बच्चियों और औरतों को देखता रहता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने पति के साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, उससे डिवोर्स ले लूँगी। लेकिन मैं तो अपने पति से डिवोर्स लूँगी। यहाँ आंचल का बाप तो उसकी माँ को इस बात पर डिवोर्स दे रहा था कि उसने अपने बच्ची का ख्याल नहीं रखा। हम दोनों औरतें बहुत जज्बाती हो गई थी, अजीब तरह की बातें करने लगी थी, लेकिन भूल गए थे कि असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। जुल्म सहकर भी साथ रहना पड़ता है। पति की 1000 गालियाँ सुनकर भी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती है। हम इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं कर सकते थे।
लेकिन जो आंचल के साथ हुआ वो बहुत बुरा था। उसकी हालत बहुत अजीब सी थी। उसे मालूम ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ, इसलिए वह उन सारी चीज़ों को नॉर्मल समझ रही थी और सायरा की तरह अपने पेट पर हाथ लगाती और कहती, ये तो मेरा गरूर है। उसे क्या पता था ये सब क्या है, इसलिए उसकी माँ ने उसे एक कमरे में कैद कर दिया था, क्योंकि आंचल तो किसी को झूठ भी नहीं बोल सकती थी। उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। उसने तो कहा था कि हाँ मैं माँ बनने वाली हूँ। शायद उसे बच्चों से बहुत प्यार था, उसे बच्चों का बहुत शौक था। उस उम्र में ऐसा होता ही है, लड़कियाँ छोटे बच्चे को बहुत प्यार करती हैं। उसकी माँ ने कहा कि मेरे पति ने मुझे कहा कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए तुम ही जवाब दोगी। खुद तो वह बाहर विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। अगले ही हफ्ते उसकी टिकट है। उसने कुछ लोगों से उधार भी लिया है। अब वह बाहर विदेश जा रहा है। वह कहता है यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहूँगा, लेकिन मैं पीछे अकेली रह जाऊँगी। मैं क्या करूँगी? मुझे अपने पति पर ही शक था और मैंने अपने पति से जाकर ये सवाल कर ही लिया। जब मैंने उससे बात की तो वह हैरान रह गया। मुझे लगा अगर वह गलती पर भी हुआ तो मुझे ही बातें सुनाएगा, मेरे साथ झगड़ा भी करेगा, मुझे मारेगा। तुमने मुझे ऐसा समझ लिया है। लेकिन वह तो रोने लगा। मैंने कहा, क्या हो गया, रो क्यों रहे हो? मुझे इतनी तकलीफ़ दी है, कभी मेरी तकलीफ़ पर नहीं रोए, अब खुद पर इल्ज़ाम लग गया तो रोने बैठ गए हो। उसने कहा कि मैं इस बात पर नहीं रो रहा हूँ, कि मैं तो ये सोचकर रो रहा हूँ किसने उसके साथ ये सब हरकत की होगी, क्योंकि मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। और तुम्हारी सोच और इल्ज़ाम पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। फ़िलहाल तुम मेरे बारे में ऐसे ही सोचोगी ना, लेकिन मैं इतना बड़ा कमीना भी नहीं हूँ जितना तुमने मुझे समझ लिया। अरे ऐसा तो कोई बहुत ही बुरा आदमी कर सकता है। मैं अगर रंगीन मिजाज का आदमी हूँ तो मैंने तुम्हारे साथ सातों वचन निभाकर तुम्हें अपनी धर्मपत्नी बनाया है, शादी की है तुमसे। माना कि तुम कम उम्र की लड़की हो, लेकिन तुमको शादी करके लाया था। माना कि मैं दूसरी औरतों को भी घूरता हूँ, लेकिन किसी के पीछे तो नहीं जाता। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे पति ने मुझे यकीन दिलवा दिया। मैंने कहा कि फिर मेरी मदद करो उस आदमी को तलाश करने की जिसने ये सब कुछ किया है। आंचल का बाप तो सारी जिम्मेदारी छोड़कर बाहर चला गया। अब हमारी जिम्मेदारी थी कि हमने उसका टेस्ट करवाया। डॉक्टर ने कहा कि डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा। डॉक्टर ने ये खबर भी सुनाई कि बच्चा है तो सही, लेकिन ये बच्चा ठीक नहीं है, इसलिए ज़्यादा टाइम तक शायद जिंदा ना रहे, क्योंकि बच्चा पूरा नहीं बन पा रहा, शायद समय से पहले पैदा हो जाए। डॉक्टर ने उसे दवाई वगैरह भी दी, क्योंकि बच्चा अधूरा था। हम लोगों ने मोहल्ले के लोगों को कहा कि टेस्ट करवाए, और आसपास के जितने भी घर थे सब आदमियों को टेस्ट होंगे। कुछ लोगों ने टेस्ट करवाने से मना कर दिया, जिसमें सायरा का पति भी शामिल था। जब उसे कहा तो उसने कहा कि मेरी तो इतनी खूबसूरत पत्नी है, मैं उसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, भला मुझे क्या ज़रूरत है ऐसी हरकतें करने की। और मेरा तो अभी उस पर शक ही नहीं गया था, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल भी टेस्ट करवा नहीं रहे थे तो पुलिस को बुलाया गया था। पुलिस ने कहा कि सबके टेस्ट होंगे। सायरा के पति का भी टेस्ट करवा लिया, और ये देखकर हम सब हैरान रह गए, क्योंकि जिस दिन आंचल की मम्मी को शादी से आना था उस दिन आंचल के मम्मी पापा बहुत थके हुए थे और वे देर रात तक घर में सोते रहे। इसी बीच उसने बिस्कुट में नशे की दवाई मिलाकर आंचल के साथ गलत काम किया था। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी। ये सब उसी का किया धरा था, क्योंकि उसने सायरा से शादी तो दौलत के लिए की थी। उसे सायरा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए रखा हुआ था, और नज़र उसकी आंचल पर थी, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। सायरा को जब ये बात पता चली तो वो भी हैरान रह गई थी। नहीं तो वो अपने पति की मोहब्बत की कसीदे पढ़ती रहती थी कि मेरा पति तो किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता, मेरा बहुत ख्याल रखता है। लेकिन अब वह चुप हो गई थी। जो गुरूर उसको अपने पति पर था वह टूट कर बिखर चुका था। शायरा ने कहा कि मैं खुद अपने पति पर केस करवाऊंगी, उसे माफ़ नहीं करूंगी। उसने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया, मेरे बाप की दौलत पर पलता रहा। बस मैं ये सोच कर गुजारा कर लेती थी कि चलो मुझसे मोहब्बत तो करता है, लेकिन अगर ये उसकी मोहब्बत है तो मैंने उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। उसके पति पर केस हो गया, उसको सज़ा भी हो गई। आंचल का ऑपरेशन करवा दिया गया, क्योंकि वह एक नॉर्मल बच्चा नहीं था, वह अधूरा बच्चा था, और वह बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि वो बहुत कम उम्र की थी। जब तक उसका बाप वापस आया तब तक आंचल पूरी तरह से जवान हो चुकी थी। उसकी माँ ने एक जगह उसका रिश्ता भी करवा दिया था। अब कुछ ही महीने बाद उसकी शादी है। ये सब कुछ बहुत अजीब था। कभी कभी याद करती हूँ तो अजीब सा महसूस हो जाता है। अपने ही मोहल्ले में, अपने ही घर में होने वाली हरकत में जब भी सोचती हूँ तो दिल बड़ा अजीब और परेशान हो जाता है। आप लोग बताइए कि इंसान अपनी जवानी की हिफाजत किस तरह करे जब आसपास के लोग ही इस तरह के हों। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ,
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्त।